हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हाई कोर्ट अधिनियम 1861 द्वारा न्याय प्रशासन में क्या सुधार किए गए थे। ठीक है, जो 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम आया था उसमें न्याय प्रशासन में क्या सुधार किए गए, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का भी उल्लेख करना है। ठीक है, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे हम लोग, डायरेक्ट शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, हाई कोर्ट अधिनियम 1861 द्वारा न्याय प्रशासन के में सुधार किए गए। कौन कौन से हाई कोर्ट अधिनियम जो 1861 है, जिसे 24 और 25 विक्टोरिया अध्याय 104 भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत में न्यायिक प्रशासन में एकरूपता, दक्षता और उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए लाया गया था। पृष्ठभूमि यह रही कि द्वैत न्यायिक जो प्रणाली का उसका अंत कर दो। 1861 से पहले क्या करो, भारत में न्याय की एक जटिल और दोहरी यानी डुअल प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि शाही अदालतों यानी क्राउन जो कोर्ट्स थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में प्रेसिडेंसी शहरों में थी स्थापित सुप्रीम कोर्ट्स थी, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन थी और अंग्रेजी कॉमन लॉ को ही लागू करती थी। कंपनी की अदालतें थी, कंपनीज कोर्ट थी, और प्रांतों यानी मुफस्सिल में थी में स्थापित सदर दीवानी अदालत थी। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत थी आपराधिक कानूनों के लिए, जो क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थी और मुस्लिम हिंदू कानून व कंपनी के विनियमों को क्या करती थी, लागू करती थी। इन दोनों प्रणालियों के बीच क्षेत्राधिकार प्रक्रिया और कानून के अनुप्रयोग को लेकर क्या होता था, लगातार संघर्ष होता रहता था। 1857 की क्रांति होगी, उसके विद्रोह के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को ने महसूस किया कि प्रशासनिक और न्यायिक एकीकरण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो हमारे हाथ से इंडिया की बागडोर चली जाएगी। अधिनियम द्वारा किए गए कौन कौन से सुधार थे। हाई कोर्ट अधिनियम 1861 ने क्या करा, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित मौलिक सुधार किए। कौन कौन से मौलिक सुधार किए, आइए पढ़ते हैं। न्यायिक द्वैधता का उन्मूलन करा। सुधार यह था कि अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट्स और सदर अदालतों दोनों को समाप्त कर दिया। परिणाम यह निकला कि उनकी जगह कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स को स्थापना की गई। महत्व यह निकला कि यह भारत में न्यायिक इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। इसने न्यायिक प्रणाली का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम सुनिश्चित किया, जिससे एक ही संस्था यानी कि प्रेसिडेंसी शहरों और प्रांतों दोनों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च जो अपीलीय न्यायालय क्या हो गई, बन गई, प्रीवी काउंसिल्स के अधीन। ठीक है, फिर न्यायिक विशेषज्ञता का समावेश देखें, इसमें सुधार यह रहा कि उच्च न्यायालयों ने क्या करा, उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए योग्यता के मानकों को व्यापक बनाया गया। फिर न्यायाधीशों का मिश्रण हो गया, कैसे कि उच्च न्यायालयों में विभिन्न स्रोतों से न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जैसे कि बैरिस्टर, आईसीएस, सदर अदालतों के न्यायाधीश। बैरिस्टर देखें तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से कम 5 साल के अनुभव वाले बैरिस्टर होने चाहिए। फिर आईसीएस जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स, कम से कम 3 साल तक जिला न्यायाधीश रहे, ब्रिटिश सिविल सेवक हो गए। और सदर अदालत के न्यायाधीश यानी सदर अदालतों में न्यायाधीश रहे अधिकारी हो गए। भारतीय वकील देखें, कम से कम 5 साल के अनुभव वाले अधीनस्थ अदालतों के वकील होने चाहिए। महत्व देखें तो यह प्रावधान सुनिश्चित करता था कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी कॉमन लॉ के ज्ञान यानी बैरिस्टर्स, भारतीय प्रशासनिक और राजस्व ज्ञान यानी आईसीएस अधिकारी, स्थानीय कानूनों का ज्ञान यानी कि भारतीय वकील और संतुलित का एक संतुलित मिश्रण हो। इसने न्याय प्रशासन को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाया। प्रक्रियात्मक एकीकरण देखें यानी सुधार में देखें तो क्या क्या निकला कि उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार में अधीनस्थ अदालतों के लिए नियम बनाने यानी रूल मेकिंग पावर्स की शक्ति दे दी गई। फिर देखते हैं महत्व, यह प्रक्रियात्मक एक रूपता यानी प्रोसीजरल यूनिफॉर्मिटी और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। उच्च न्यायालय अब आपराधिक प्रक्रिया यानी सिविल प्रक्रिया और साक्ष्य के कानूनों को समान रूप से लागू करने में सक्षम थे, जिसने बाद में 1860, 1861 और 1872 के कानूनी संहिताओं यानी कि कोर्ट्स के सफल कार्यान्वयन का मार्ग क्या किया, प्रशस्त किया। अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण देखें यानी सुपरिटेंडेंस ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट देखें तो इसमें सुधार यह निकला, क्या सुधार निकला कि उच्च न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर की सभी निचली अदालतों यानी जिला अदालतों आदि पर अधीक्षण को और नियंत्रण सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल की शक्ति प्रदान की गई। महत्व यह निकला कि यह सुनिश्चित करता था कि निचली निचली अदालतें सही तरीके से कार्य करें, रिकॉर्ड रखें और उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी करें। यह न्यायिक पदानुक्रम है, जुडिशियल हायरार्की और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने के लिए आवश्यक था। फिर देखते हैं कि उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता क्या थी, जुडिक्शन क्या होती है हाई कोर्ट्स की। फिर 1861 के जो अधिनियम के तहत क्या हुआ, ये स्थापित उच्च न्यायालयों को व्यापक और बहुयामी क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए थे, जुडिक्शन प्रदान की गई थी, जो कि सर्वोच्चता को दर्शाते हैं, सुप्रीमटी को दर्शाते हैं। कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार क्या था, ओरिजिनल जुडिक्शन देखें तो वह यह था कि यह
वह क्षेत्राधिकार था जिसके तहत उच्च न्यायालय सीधे किसी मामले की सुनवाई कर सकते थे। मूल सिविल क्षेत्राधिकार देखें, ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन देखें यानी प्रेसिडेंसी टाउन में क्या देखें कि उच्च न्यायालयों ने प्रेसिडेंसी शहर यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के भीतर के उन सभी बड़े सिविल मामलों की सुनवाई करना जारी रखा जिनकी सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट करता था। मूल क्षेत्राधिकार की शर्त देखें यानी आमतौर पर यह क्षेत्राधिकार तब लागू होता था जब विवादित संपत्ति का मूल्य एक निश्चित सीमा से अधिक हो। फिर मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार यह था कि ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन के शहरों में प्रेसिडेंसी शहरों के भीतर किए गए सभी अपराधों की सुनवाई का अधिकार यह था कि यह भी सुप्रीम कोर्ट की विरासत में मिला था। फिर जेल डिलीवरी होती है कि उच्च न्यायालयों को जेल डिलीवरी का अधिकार भी था जिसके तहत वे जेल में बंद व्यक्तियों के मामलों में भी सुनवाई करते थे। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार कैसा था? अपीलेट जुडिक्शन देखें तो यह क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने को अनुमोदित करता था। ठीक है, ये भी इन्हें मिलती थी कि अपीलीय सिविल क्षेत्राधिकार भी इसके अंतर्गत था कि प्रांतीय अपील कोई हुआ कि यह क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को प्रांतीय अदालतों यानी जिला जज की अदालतें जो होती हैं और अन्य अधीनस्थ सिविल अदालतों से आने वाली अपीलों को सुनने को क्या करता था? अनुमोदित था। विशिष्ट अपीलीय शक्ति देखें तो उच्च न्यायालयों को पहली अपील यानी फर्स्ट अपील कानून और तथ्य दोनों के प्रश्न पर और कुछ मामलों में दूसरी अपील या सेकंड अपील केवल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनने की शक्ति थी। अपीलीय आपराधिक क्षेत्राधिकार देखें, अपीलिएट क्रिमिनल जुडिक्शन देखें, वो यह था कि प्रांतीय अपील उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ आपराधिक अदालतों यानी स्टेशन कोर्ट, वो सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति थी। फिर पुनरीक्षण देखें, रिवीजन करना, रिव्यू करना कैसे? इसके अलावा उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों के रिकॉर्डों की जांच करने और किसी भी मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटि या न्याय के उल्लंघन के को सुधारने के लिए पुनरीक्षण यानी रिवीजन या रिव्यू शक्ति भी दी गई थी। असाधारण मूल क्षेत्राधिकार था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल क्या था? जुडिक्शन था ओरिजिनल। वो ये था कि प्रावधान यह था कि यह एक नई और महत्वपूर्ण शक्ति थी जिसके तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ किसी भी अदालत से उसके क्षेत्र में स्थित किसी भी मामले में आपको अपने पास स्थानांतरित करने या ट्रांसफर और उसकी सुनवाई सीधे मूल रूप से करने की अनुमति थी। मतलब किसी का भी मैटर कहीं से अदालत से मंगवा के अपने पास ला के वो उस पर सुनवाई कर सकता था। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महत्व यह था कि यह शक्ति उच्च न्यायालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती थी जहां अधीनस्थ अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई की संभावना कम थी और जहां कानूनी जटिलता बहुत अधिक थी। यह आज भी न्यायिक विवेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि जहां पे उन्हें लगता था वो उनको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देती थी कि जहां पे सुप्रीम हाई कोर्ट को लगता था कि कहाँ जहां पे एक बाइस्ड तरीके से हो जाएगा, ठीक है, बाइस्ड तरीके से हो जाएगा जजमेंट, तो उसको क्या कहते थे, खींच ले आते थे, उसको क्या करते थे अपने यहाँ ट्रांसफर कर लाते थे उस मैटर को, वहां सुनवाई करते थे। ठीक है, प्रीवी काउंसिल से संबंध देखें, इसका क्या था कि अंतिम अपील हाई कोर्ट अधिनियम देखें 1861 के तहत उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अंतिम अपील सभी भी अभी भी लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल्स को जाती थी। शर्त यह थी कि अपील केवल तभी स्वीकार की जाती थी जब मामला एक निश्चित उच्च मौद्रिक मूल्य सीमा से ऊपर का हो या उच्च न्यायालय स्वयं यह प्रमाणित करे कि मामले में कानून का सार्वजनिक महत्व का प्रश्न हो। सबस्टेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस शामिल है। आलोचनात्मक मूल्यांकन देखें यानी क्रिटिकल असेसमेंट देखें, वो क्या था कि हाई कोर्ट्स अधिनियम 1861 ने निसंदेह न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार किए, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं सीमाएं थी। न्यायिक खर्च देखें, यद्यपि प्रक्रिया में सुधार हुआ, उच्च न्यायालयों में मुकदमा लड़ना अभी भी आम आदमी के लिए महंगा और समय लेने वाला था। ठीक है, इससे न्याय की पहुंच क्या हुई? सीमित हुई। भाई महंगा तो था ही भाई उस टाइम पे भी। आज भी लड़ो जाके, आज भी हवा हो जाओगे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तो बात छोड़ो। फिर कानून का अनुप्रयोग देखें, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उत्तराधिकारी होने के कारण अंग्रेजी कानून इंग्लिश लॉ और प्रक्रियाओं के प्रति कहते दृढ़ता से झुके रहे। हालांकि भारतीय न्यायाधीशों को शामिल किया गया था, कानूनी दर्शन मुख्य रूप से ब्रिटिश बना रहा। न्यायाधीशों का मिश्रण देखते हैं तो इनकी विभिन्न पृष्ठभूमि के न्यायाधीशों को एक ही न्यायालय में लाने से कुछ हद तक कानूनी दर्शन का संघर्ष भी उत्पन्न हुआ, खासकर आईसीएस अधिकारियों जो कार्यकारी भी थे और बैरिस्टरों जो कानूनी विशेषज्ञ थे उनके बीच रहा। ठीक है, फिर देखते हैं हाई कोर्ट्स के मैटर का निष्कर्ष। हाई कोर्ट जो अधिनियम 1861 है, भारतीय कानूनी इतिहास में एक महान एकीकरण अधिनियम था। इसने न्यायिक द्वैधता को समाप्त किया, एक सुसंगत पदानुक्रम स्थापित किया और भारतीय विधि व्यवस्था
को आधुनिकता की ओर बढ़ाया। उच्च न्यायालयों को दी गई व्यापक मूल अपीलीय और शिक्षण की अधिकारिकता ने उन्हें भारत के में न्याय प्रशासन का केंद्र बिंदु बना दिया। इससे वे भारत में लोकतंत्र के में स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की नींव रखने में क्या हुए, सफल रहे। फिर यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया कि हाई कोर्ट्स ने कैसे 1861 में आया, 1857 क्रांति का कैसे बोला है कि काफी हर जगह पे उन्होंने सुधार के लिए वो ये लाए गए थे। ठीक है, मेरे साथ तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।